अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग की दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां 18 साल के युवक ने स्कूल में फायरिंग की, जिसमें मौत का आंकड़ा बढ़कर अब और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुई है। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ इस वक्त सुरक्षा बल की हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया है। 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। ये पूरा का पूरा गैंग 3 से 4 आतंकवादियों का, जो कि इस वक्त इस इलाके में मौजूद है। सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में इस वक्त सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और मुठभेड़ दोनों की तरफ से जारी है। एक तरफ आतंकवादी जो कि लगातार फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देती हुई हमारी सेना। इस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार कायराना हरकतों को अंजाम आतंकवादी देते हुए नजर आ रहे हैं और तो दूसरी तरफ इन आतंकवादियों का सफाया भी पुरजोर तरीके से हमारी सेना करती हुई और ये बौखलाहट इस कदर अब निकलकर सामने आ रही है कि एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने यहां 3 से 4 आतंकवादियों को घेर लिया है। घिरे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों से आतंकवादियों की मुठभेड़ जारी है। यूक्रेन में चल रही जंग में ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी तोपों को जवाब देने के लिए अमेरिका से मिली M777 हॉवित्जर को जंग के मैदान में उतार दिया, जिसके बाद कुछ इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच तोपों से भीषण जंग छिड़ गई। मतलब यह कि यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच जंग का अखाड़ा बन गया है। दोनों देश एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने आधुनिक और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। जंग में रूस के आगे यूक्रेन खड़ा रह सके, इसके लिए अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को सैन्य सहायता के तौर पर 90 M777 हॉवित्जर की सप्लाई की, जिन्हें अब यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज से मुकाबले के लिए डॉनबास और दूसरे इलाकों में तैनात कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इन आधुनिक तोपों के दम पर उसकी सेना ने रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। असल में इससे पहले अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को जैवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलें दी थी, जिन्होंने रूस के कई ताकतवर टैंकों पर जमकर कहर बरपाया। लेकिन यूक्रेन को उससे कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक हथियार की जरूरत थी, जो चंद सेकंड के अंदर दुश्मन के परखचे उड़ा दे। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को हॉवित्जर की सप्लाई शुरू की, जिसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये तोप पलक झपकते ही टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के चिथड़े उड़ा देती। और इसी खूबी की वजह से दुनिया के कई देश 2005 से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसकी मारक क्षमता 21 किलोमीटर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 30 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, इसमें अलग अलग तरह के गोले लोड किए जा सकते हैं, जो किसी भी तरह के टारगेट को धूल में मिलाने की ताकत रखते हैं। इसमें लगा डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम अपने टारगेट की पहचान कर उसे ध्वस्त कर सकता है। इसके साथ ही हल्का होने की वजह से इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया कि जंग के मैदान में इस तोप की मदद से उसने रूसी सेना को कई इलाकों से पीछे धकेल दिया। लेकिन रूस ने भी अपनी तोप की ताकत दिखाई और यूक्रेन को अमेरिका से मिली कई हॉवित्जर को तबाह कर दिया। और उस खतरनाक तोप का नाम है 2S5 Janesynth-S। रूस का दावा है कि उनका यह ताकतवर हथियार जंग के मैदान में न सिर्फ M777 हॉवित्जर को तबाह करने में जुटा है, बल्कि यूक्रेन की सेना को तगड़ा नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसका एक वीडियो भी रूसी सेना ने जारी किया, जिसमें रूसी सैनिक इस घातक हथियार से दुश्मन के ठिकानों और अमेरिकी तोप पर दनादन गोले दागते दिखाई दिए। वीडियो में रूसी सेना की कई तोप एक इलाके में पेड़ों के बीच खड़ी नजर आईं। इसके बाद हमले के लिए इनमें बड़े बड़े गोले भरे गए और फिर इशारा मिलते ही इनसे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए। कुछ रोज पहले ही रूस के रिटायर्ड कर्नल मिखाइल खोदरनॉक ने दावा किया था कि जंग के मैदान में अमेरिका से मिली हॉवित्जर को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। इन हमलों के बाद रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना ने हॉवित्जर की एक यूनिट को तबाह कर दिया। और इसी वजह से रूस ये दावा कर रहा है कि उसकी 2S5 Janesynth-S अमेरिकी हॉवित्जर से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि रूसी तोप 33 किलोमीटर तक दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है, जबकि हॉवित्जर M777 की रेंज 30 किलोमीटर तक ही है। जंग के मैदान में अमेरिकी तोप 1 मिनट में 2 बार गोले दाग सकती है, जबकि रूस की तोप 1 मिनट में 5 से 6 गोले दुश्मन पर फोड़ सकती है। यही नहीं, जंग के मैदान में रूस की तोप की रफ्तार भी अमेरिकी तोप पर भारी पड़ती है। रूस की तोप की स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं अमेरिकी तोप 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है।
हालांकि रूस की तोप का वजन करीब 28,000 किलो है, जबकि होवित्जर M777 का वजन करीब 4,000 किलो है। मतलब ये कि वजन के हिसाब से अमेरिकी तोप रूसी तोप से 7 गुना हल्की है, जिसकी वजह से इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादियों ने एक टीवी एक्ट्रेस की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकवादियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें भट्ट और उसके 10 साल के भांजे को गोली लगी। दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां अमरीन भट्ट की मौत हो गई। 10 साल का भांजा घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर हमले में लश्कर के 3 आतंकवादियों के शामिल होने की जानकारी दी है। हमले के बाद से ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और फरार आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने अपने सैनिकों के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया और अपने जवानों की बहादुरी दुनिया को दिखाई, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर उससे फायर करता नजर आया, जबकि जवानों की एक टुकड़ी मैदान में लॉन्चर के जरिए गोले दागती दिखाई दी। वहीं कुछ फौजी युद्ध के मैदान में दूरबीन से दुश्मनों की तलाश का अभ्यास करते भी नजर आए। उन्होंने यह भी दिखाया कि टारगेट मिलने के बाद अपने कमांडरों के आदेश पर कैसे तुरंत एक्शन लेना है। यही नहीं, इस दौरान रूस के नकली सैन्य ठिकाने बनाकर उनको तबाह करने का अभ्यास भी यूक्रेन ने किया। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ हुई। सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों पर पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की। अमृतसर में कुछ छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर मार्च निकाला और अमेरिका के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर के पिता की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 2 नाबालिगों को पकड़ लिया। दिल्ली की एनआईए अदालत ने टेरर फंडिंग समेत 2 मामले में अलगाववादी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग अलग मामलों में भी यासीन मलिक को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि मुजरिम बेहद गंभीर अपराध में दोषी पाया गया है। यह अपराध आइडिया ऑफ इंडिया के दिल में छेद करते हैं और भारत से जबरदस्ती जम्मू कश्मीर को अलग करने की नीयत से किए गए थे। ये अपराध और गंभीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये विदेशी ताकतों और घोषित आतंकवादियों की मदद से किए गए थे। और भी गंभीर बात यह है कि कथित शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन के धुएं के पीछे किए गए। इस केस को देखते हुए लगता है कि सजा ऐसी होनी चाहिए कि वो ऐसे रास्ते पर चलने वालों को भी एक सबक दे। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इस घटना से इस फैसले से वो तमाम लोग जो बच्चे यतीम हुए हैं, जो महिलाएं बेवाएं हुई हैं और जो लोगों के घर जले हैं, कश्मीरी पंडितों को इनकी घटनाओं से विस्थापित होना पड़ा, उनके घावों पर आज मलहम जरूर लगेगा। कोर्ट ने अपना काम किया है और जो जैसा करता वैसा भरता। जिस यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बड़ा नृशंस हत्या की थी। जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी बटालियन के कुछ जवान ट्रेनिंग करते नजर आए, जिसके लिए उन्होंने जंगल में कैंप लगाया और फिर सारे जवान एक के पीछे एक भागते हुए जोश से लबरेज नजर आए। इसके बाद उनमें कुछ ने हथियार थामे और दुश्मन को घुटनों के बल लाने के गुर सीखे, जहां उन्हें दीवार का सहारा लेकर फायरिंग करना सिखाया गया। उन्हें खास तौर पर इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि खुद को बचाते हुए उन्हें दुश्मन पर कैसे हमला करना है। इसके अलावा कुछ जवान दौड़कर अंडरग्राउंड बंकरों से गुजरते दिखे तो किसी ने रबर के टायरों के पीछे से गोलियां बरसाईं। बताया गया कि यह यूक्रेन की खास टुकड़ी थी जिसमें लोगों को जंग के दौरान रूस से लोहा लेने के इरादे से भर्ती किया गया। बिहार में चमकी बुखार ने फिर दस्तक दे दी है। मौसम के बदलने के साथ ही बिहार में चमकी बुखार ने फिर दस्तक दे दी है। बिहार के बगहा में 2 बच्चों में चमकी बुखार की पुष्टि हुई है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के नए केस के बाद लालू प्रसाद यादव बुधवार को बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार वालों के साथ वक्त बिताया। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी ने फिर छापेमारी की। ईडी ने रांची में पूजा सिंघल के 2 ठिकानों पर छापे मारे। रूस की फौज ने काला सागर में अपना अब तक का सबसे खुफिया ऑपरेशन पूरा कर लिया। 2 हफ्ते तक चले इस बहुत बड़े ऑपरेशन की किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। यह ऑपरेशन समुद्र में डूबे मॉस्कवा जहाज से जुड़ा था। लेकिन यह साफ नहीं है कि ऑपरेशन चलाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी।
दावा किया जा रहा है कि जहाज का मलबा निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज के कारण ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। तो कुछ लोगों का मानना है कि जहाज के साथ डूबे नौसैनिकों के शव निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। 2 हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन के लिए रूस ने अपने बेहद ताकतवर जहाजों को काला सागर में भेजा था। यानी जिस वक्त काला सागर में यूक्रेन अपनी ताकतवर मिसाइलें दाग रहा था, उस वक्त रूस मॉस्कवा का मलबा खोज रहा था। लेकिन इस अभियान के बाद यह साफ हो गया कि मॉस्कवा का डूबना रूस के लिए कोई छोटी घटना नहीं थी। और एक बात और भी साफ हो गई कि मॉस्कवा के साथ कोई ऐसा राज दफन हुआ था जो रूस के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। मॉस्कवा जहाज के डूबने की घटना 14 अप्रैल को हुई। बताया जाता है कि जहाज में 2 बड़े छेद हुए, जिनकी वजह से पूरा जहाज समुद्र में डूब गया था। हालांकि रूस यही कहता रहा कि काला सागर में बहुत बड़ा तूफान आया था और तकनीकी कारणों से जहाज में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मॉस्कवा डूबा था। लेकिन यूक्रेन हमेशा दावा करता रहा कि उसकी नेपच्यून मिसाइलों ने मॉस्कवा पर सटीक निशाना लगाया था, जिसकी वजह से मॉस्कवा समुद्र में डूब गया था। मॉस्कवा केवल रूस का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जंगी जहाज माना जाता था, जो किसी भी नौसेना पर अकेला ही भारी पड़ सकता था। दावा यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद समुद्र में मॉस्कवा से बड़ा दूसरा कोई जहाज कभी नहीं डूबा था। मॉस्कवा पर हर वक्त करीब 550 नौसैनिक और अधिकारी तैनात रहते थे, लेकिन दावा किया गया था कि केवल 200 नौसैनिक ही जिंदा लौट पाए। लेकिन रूस ने तो कभी माना ही नहीं कि उसके सैकड़ों नौसैनिक मॉस्कवा के साथ समुद्र में डूब गए। बल्कि घटना के कुछ दिन बाद उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें मॉस्कवा से बचाए गए स्टाफ को दिखाया गया था। उस वीडियो में मौजूद नौसैनिकों के भी लोगों ने गिनती करनी शुरू कर दी थी। ये दावा किया जाने लगा था कि सैकड़ों नौसैनिकों के डूबने की बात सही है, लेकिन खबर है कि रूस की सेना के झूठ पर रूस में ही बवाल मच गया। डूबने वाले कुछ नौसैनिकों के परिवारों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक मरने वाले नौसैनिकों के परिवार बेहद गुस्से में हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि रूस की नौसेना के अधिकारी जवान सैनिकों को डूबने के लिए छोड़कर चले गए। यहां तक कि कई नौसैनिकों की तस्वीरें भी इंटरनेट पर लंबे वक्त से फैलाई जा रही हैं, जिनके डूबने का दावा किया जा रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के खिलाफ बढ़ते विरोध को कम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। यानी समुद्र में डूबे नौसैनिकों के शव निकालने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ताकि डूबने वाले नौसैनिकों के परिवारों का गुस्सा कुछ कम किया जा सके। लेकिन खबर है कि इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने की असली वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, जिसके बारे में रूस की सेना और रूस की सरकार अब तक खुलकर कुछ नहीं बता रही। मॉस्कवा के डूबने के बाद यह दावा किया गया था कि उस पर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार मौजूद थे। मॉस्कवा पर हमेशा कुछ परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें तैनात रखी जाती थी। खबर है कि जब मॉस्कवा समुद्र में डूबा तो वो मिसाइलें भी समुद्र में डूब गईं। मिसाइलों में मौजूद परमाणु हथियार बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते थे, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें निकालना जरूरी था। जबकि मॉस्कवा की तकनीक से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी रूस की टेंशन बढ़ा रही थी। माना जाता है कि मॉस्कवा जैसा कोई जहाज बनाने की कोशिश दुनिया की कई महाशक्तियां करती रही हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। हर जहाज में उसकी तकनीक और उसके डिजाइन से जुड़े दस्तावेज मौजूद होते हैं। दावा है कि रूस को ये दस्तावेज चोरी होने का डर था, जिसकी वजह से ये लंबा, खतरनाक और महंगा ऑपरेशन चलाया गया। 1 जून से चीनी देश के बाहर नहीं जाएगी। सरकार ने चीनी की कीमतों को काबू में रखने के मकसद से 1 जून से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी। स्पाइसजेट की वेबसाइट पर साइबर हमला किया गया, जिसका असर कई उड़ानों पर पड़ा। हालांकि बाद में इस कंपनी की आईटी टीम ने इस साइबर हमले पर काबू पा लिया। दिल्ली के नारायणा इलाके में एमसीडी ने अवैध निर्माण होने का दावा करते हुए कुछ दुकानों पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई का विरोध किया। रूस ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्लांट के तबाह हुए कई हिस्से दिखाई दिए। रूस ने यह वीडियो जारी करके स्टील प्लांट पर अपने कब्जे के दावे को और पुख्ता करने की कोशिश की, क्योंकि इसी स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के लिए रूस की सेना और चेचन लड़ाकों को नाको चने चबाने पड़े थे। जंग की शुरुआत में ही मारियोपोल के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा जमाने वाले रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के कदम स्टील प्लांट पर आकर थम गए थे। स्टील प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वहां कब्जा जमाने में रूसी सेना को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने स्टील प्लांट पर टैंक से ताबड़तोड़ गोले दागे, मिसाइलों से भीषण हमले बोले और रॉकेट की बरसात की, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने लंबे वक्त तक घुटने नहीं टेके। लेकिन कुछ रोज पहले पुतिन की सेना ने दावा किया कि स्टील प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के आखिरी सैनिक ने भी सरेंडर कर दिया। यानी रूस के मुताबिक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर पूरी तरह उसका कब्जा हो गया था। और अपने इसी दावे को सही साबित करने के लिए रूस की तरफ से स्टील प्लांट का एक वीडियो जारी किया गया।
वीडियो में स्टील प्लांट के उन हिस्सों को दिखाया गया जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। वहां बने कई तहखानों में यूक्रेन की सेना की चीजें बिखरी हुई दिखाई दी। यूक्रेन के सैनिकों के हथियार, पीने के पानी की बोतलें और उनकी वर्दियां वहां हर तरफ बिखरी नजर आईं। रूस ने दावा किया कि स्टील प्लांट में बने कुछ तहखाने तो जमीन से 7 मंजिल नीचे तक बने हुए थे। यही नहीं, वीडियो में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के वो हिस्से भी दिखाई दिए जो रूसी सेना के हमलों से खंडहर में बदल गए, क्योंकि स्टील प्लांट ने करीब 1.5 महीने तक रूस की सेना और चेचन लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमले झेले। यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था, जो किसी भी हाल में हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ रोज पहले रूस ने दावा किया था कि स्टील प्लांट में घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए यूक्रेन की सेना ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे। सबूत के तौर पर रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर करने का वीडियो भी जारी किया था। उस वीडियो में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर लेकर स्टील प्लांट से बाहर निकलते दिखे थे। उस वक्त रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के करीब 2500 सैनिकों ने उसकी सेना के आगे हथियार डाल दिए थे। और अब रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का वीडियो जारी करके दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि यूक्रेन का सबसे अहम बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल अब पूरी तरह से उसके पंजे में है। पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा निधि में गबन के मामले में अब पूजा सिंघल को 8 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में मई के महीने में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बन गया है। पूरे राज्य में अब तक सामान्य से 58% अधिक बारिश दर्ज की गई है। अगर बारिश ऐसे ही लगातार रहेगी तो नुकसान होने की संभावना है। असम में बारिश और बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं भारी बारिश की वजह से कई लोग कमर तक पानी में सड़क पार करते दिखे। कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पहले एशिया दौरे से लौटने के एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने 3 घातक मिसाइलों का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन के आदेश पर जिन 3 मिसाइलों का परीक्षण किया गया उनमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और बाकी 2 छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें बाइडेन के जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से अमेरिका लौटने के कुछ ही घंटों बाद जापान सागर में दागने का दावा दक्षिण कोरिया की तरफ से किया गया। हालांकि दक्षिण कोरिया को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि उत्तर कोरिया ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए उसने भी किम जोंग उन को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। जो वीडियो दक्षिण कोरिया की तरफ से जारी किया गया उसमें हथियारों से लैस करीब 30 F-15 के लड़ाकू विमानों को उड़ाकर उसने अपनी हवाई ताकत दिखाई और इसी के साथ दक्षिण कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया की इस हरकत को गैर कानूनी करार दिया। खबर है कि तीनों मिसाइलों को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से दागा गया, जिस पर दक्षिण कोरिया ने सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद दक्षिण कोरिया ने राजधानी सोल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई। 단거리 탄도미사일을 연이어 발사한 것은 बैठक के दौरान उत्तर कोरिया के 3 मिसाइलों के परीक्षण को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया गया, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन के आदेश पर 3 मिसाइलों को दागा गया, वो भी 1 घंटे के अंदर, जिनमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बताई गई, जिसके जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया का दावा है कि प्योंगयांग से दागी गई इस मिसाइल ने 360 किलोमीटर की दूरी तय की और आसमान में 540 किलोमीटर ऊंचाई तक गई, जबकि बताया गया कि दूसरी मिसाइल 20 किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद कहीं गायब हो गई और उत्तर कोरिया की तीसरी मिसाइल के 60 किलोमीटर तक उड़ान भरने की खबर है। हालांकि अभी तक उत्तर कोरिया की तरफ से यह साफ नहीं हो पाया है कि उसने ऐसा कोई परीक्षण किया भी है या नहीं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर विवाद हो गया। खबर है कि राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा से पहले सरकार से राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी, जिस पर विवाद हो गया। पंजाब सरकार ने राज्य में ग्रुप सी और डी के पदों की नौकरी में पंजाबी भाषा के टेस्ट को जरूरी कर दिया, जिसमें 50% अंक लाने अनिवार्य होंगे। वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी मामले में सुबह यह फैसला सुनाएगी कि सर्वे की मांग पर पहले सुनवाई हो या फिर वुजू खाना खोलने या किसी और याचिका को पहले सुना जाए। पाकिस्तान में इमरान खान की लॉन्ग मार्च की अपील के बाद हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने रेड जोन में सेना को तैनात कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास की सुरक्षा सेना के हवाले कर दी गई है। इससे पहले सरकार के प्रवक्ता ने हिंसक प्रदर्शन और पत्थरबाजी में 18 पुलिस वालों के जख्मी होने का दावा किया है। चुनाव आयोग नियम तोड़ने वाले दलों पर एक्शन लेगा।
चुनाव आयोग 2000 से ज्यादा ऐसे राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने पूरे नियमों का पालन न करने के बावजूद टैक्स छूट ली। मौसम विभाग ने उत्तर गुजरात में शुक्रवार से 3 दिन तक तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई और मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी। दिल्ली सरकार ने 1 जून से सचिवालय में सिंगल यूज यानी एक बार ही इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी। डॉनबास पर कब्जे की कोशिश में जुटे पुतिन को एक रूसी पत्रकार के खबर दिखाए जाने के अगले ही दिन अपने एक बेहद कीमती हथियार से हाथ धोना पड़ा। अलेक्जेंडर कोतस नाम के इस रूसी रिपोर्टर ने पुतिन की तारीफों के पुल बांधने के दौरान रूस के 2S4 तुल्पान मोटर की तैनाती की जगह बता दी थी, जिसका फायदा यूक्रेन ने उठाया। और जैसे ही उसे पता चला कि रूस का दमदार 2S4 तुल्पान मोटर डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क में है, उसने उसे तबाह करने में देर नहीं लगाई। जो तस्वीरें सामने आई उसमें पुतिन का यह कीमती हथियार आग की लपटों से घिरा दिखा। कहा जा रहा है कि जंग में इस्तेमाल हो रहा यह सबसे बड़ा मोटर सिस्टम था, जो करीब 10 किलोमीटर तक गोले दागने की क्षमता रखता था। और गोले भी हल्के फुल्के नहीं, 130 किलो वजन का एक गोला। और यह वही मोटर सिस्टम है जिसकी तैनाती पहले मारियोपोल में थी, जिसे पुतिन ने रूसी पत्रकार अलेक्जेंडर कोतस के खबर दिखाए जाने के बाद खो दिया। यूक्रेन के हमले से पहले रूसी सैनिक डॉनबास में जेलेंस्की की फौज पर इसी मोटर से हमला करते दिखे थे। नागांव में बाढ़ से 250 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। असम के नागांव जिले में बाढ़ की वजह से 250 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं जिले में अब तक बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारी बारिश की वजह से कोकिली नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार गाड़ी के पलटने से हुआ, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी में बैठे 2 लोग जिंदा जल गए। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कानपुर में विकास दुबे के 2 प्लॉट सील कर दिए गए। विकास दुबे ने कल्याणपुर और शास्त्री नगर के ये दोनों प्लॉट अपनी पत्नी के नाम पर खरीदे थे। एक के बाद एक चीन के ताइवान पर हमले की प्लानिंग से जुड़े सबूत लीक हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें चीन की सेना के अफसर ताइवान पर हमले का प्लान बना रहे थे। और अब एक वीडियो सामने आया है। मतलब ये कि चीन के ताइवान प्लान का दूसरा हिस्सा सामने आ चुका है। पहले ऑडियो से पता चला कि चीन ताइवान पर कब्जा करने की चाल चल रहा है, और अब वीडियो में दिखा कि चीन ताइवान को कैसे हथियाएगा। दावा किया गया कि ये वीडियो समंदर में ताइवान स्ट्रेट के नजदीक का है, जहां संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना यानी कि चीन की नेवी ने अभ्यास किया। इस वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लग गया कि जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तो उसकी तैयारी पूरी होगी, क्योंकि वो पूरे दमखम से समंदर में उतरेगा और ताइवान को समंदर में घेर लेगा। ताइवान स्ट्रेट में चीन के जंगी जहाजों के चहलकदमी की खबरें पहले भी आ चुकी हैं, जिनके बारे में ताइवान ने चीख कर दुनिया को बताया है। लेकिन इस बार ड्रैगन ने ऐसी प्लानिंग की कि ताइवान की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसके युद्धपोत, पनडुब्बियां और तोपें युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान स्ट्रेट के नजदीक पहुंच गए और ताइवान देखता रह गया। 2 दिन पहले चीन के ताइवान प्लान का जो ऑडियो लीक हुआ था, उसमें उसकी सेना के अफसर ताइवान स्ट्रेट के बारे में बात करते सुनाई दिए थे। ये ऑडियो लीक होने के बाद इस बात पर करीब मोहर लग चुकी है कि शी जिनपिंग ताइवान पर कभी भी हमला कर सकते हैं और उन्हें किसी का डर नहीं है। जबकि क्वाड सम्मेलन के दौरान बाइडेन चीन से कह चुके हैं कि वो उसे ताइवान में मनमानी नहीं करने देंगे। चीन क्वाड से घबराया हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि क्वाड की चली तो ताइवान उसका नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो क्वाड को एशियाई नेटो बोलकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। चीन इसलिए भी क्वाड के खिलाफ है क्योंकि उसके मंच से बाइडेन ने ताइवान की बात की। We support the one China policy, but that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. बाइडेन जब ये बोल रहे थे तो उनके साथ जापान के पीएम भी खड़े थे, यानी कि जापान और अमेरिका दोनों ने चीन को उसकी हद याद दिलाई थी। लेकिन बीते 2 दिनों में जो ऑडियो और वीडियो सामने आए हैं, उनके आधार पर दावा किया गया कि चीन की सेना ने ताइवान पर हमले का मन बना लिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के 4 सीक्रेट प्लान हैं। पहला यह कि उसकी सेना ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी की दिशा से ताइवान पर हमला करेगी। ताइवान स्ट्रेट समंदर का 180 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच है और ताइवान को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। लीक हुई ऑडियो क्लिप में सुनाई दिया कि चीन के 1,40,000 सैनिक और 900 से ज्यादा जहाज इस हमले का हिस्सा होंगे।
प्लान के तीसरे हिस्से में ड्रोन बनाने और दुश्मन की सेना पर निगरानी के लिए सैटेलाइट सर्विस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया और चौथे हिस्से में दुनिया भर में मौजूद चीन की संस्थाओं और चीन के लोगों को सक्रिय करने पर जोर दिया गया ताकि मुश्किल वक्त में वो चीन का साथ दे सके। दिल्ली में गर्मी से थोड़ी राहत जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि बदले मौसम की वजह से अगले 5 दिन तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्म हवाएं नहीं चलेंगी। यूपी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सुबह विधानसभा में पेश करेगी। ओडिशा के गंजाम जिले में एक पर्यटकों से भरी बस पलट गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए। तुर्की के विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर चले गए हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियां पूरी दुनिया को हैरान करने वाली हैं क्योंकि इजराइल और तुर्की के बीच कई सालों से रिश्ते बेहद उलझे हुए हैं। दोनों देशों के बीच इस वक्त कूटनीतिक रिश्ते भी नहीं हैं। मतलब ये कि तुर्की का कोई राजदूत भी इजराइल में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देश अचानक एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। तो दोनों यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास को फतेह करने के पुतिन के नए प्लान का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि रूस ने डॉनबास पर झंडा फहराने के लिए अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है और तो और अपनी इस नई रणनीति के चक्कर में रूस को तुरंत डॉनबास पर कब्जा करने का अपना मकसद थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ा है। यह सनसनीखेज दावा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करने वाले संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने किया, जो कि पहले दिन से यूक्रेन की जंग पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ISW का मानना है कि डॉनबास में रूस ने यूक्रेन की सेना की बड़ी घेराबंदी करने की कोशिश छोड़ दी है और अब वो यूक्रेन की फौज की कई अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी घेराबंदी करने में जुटा है। कहा जा रहा है कि रूस की ये रणनीति रंग भी ला रही है क्योंकि इससे रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास में बढ़त हासिल कर रही है, लेकिन इस वजह से रूस के यूक्रेन को चौतरफा घेरने के प्लान पर पानी फिर गया है और तो और उसे यूक्रेन की सेना की तगड़ी घेराबंदी की अपनी स्ट्रैटेजी को भी टाटा बाय बाय कहना पड़ा है। जबकि खबर है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध की धीमी स्पीड की वजह से ही रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत का बुलबुला फूट चुका है और इसलिए उन्हें यूक्रेन में किसी बड़ी जीत की जरूरत है। मगर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने डॉनबास में अपनी जो स्ट्रैटेजी बदली है उससे उसे जल्दी कामयाबी नहीं मिलने वाली। हालांकि फिर भी पूर्वी यूक्रेन में रूस के इस प्लान को उसकी बहुत बड़ी रणनीति माना जा रहा है क्योंकि रूस की सेना ने पिछले एक हफ्ते के अंदर जितनी बढ़त हासिल की है उतनी उसने इस पूरे महीने में नहीं की। हालांकि ये बढ़त बहुत ही धीरे धीरे रूस के हाथ लग रही है और ये है भी बहुत छोटी छोटी। पूर्वी यूक्रेन में कोई बड़ी कामयाबी रूस को नहीं मिल पाई है और वहां रूस की सेना की कछुए जैसी इस चाल पर अब रूस के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। रूस की सरकार के बड़े बड़े अधिकारी अब तक ये खुलेआम मान रहे हैं कि यूक्रेन में रूस उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहा जैसा कि अनुमान लगाया गया था। यहां तक कि खुद रूस के रक्षा मंत्री ये बयान दे चुके हैं। मगर रूस जिस तरह से यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है उसे देखकर रक्षा विशेषज्ञों को उसकी जो रणनीति समझ में आई है वो ये कि अपने सबसे अहम मकसद यानी पूरे के पूरे डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करने के लिए रूस का प्लान यूक्रेन के पूर्व में उसकी सेना को घेरने का है। रूस के इस मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन के 3 शहर उसका मोहरा है। पहला मोहरा है मारियोपोल, जहां रूस ने हाल ही में कब्जा किया और वहां वो अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा। रूस का दूसरा मोहरा है खार्किव शहर, जिसके उत्तरी इलाके में रूस की सेना अपनी पोजीशन बनाए रखने पर फोकस कर रही है ताकि यूक्रेन की फौज को आगे बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि अगर यूक्रेन खार्किव के उत्तर में पहुंच गया तो फिर सामने ही रूस है, यानी फिर यूक्रेन रूस तक भी धमक आए। और रूस के डॉनबास प्लान में तीसरा मोहरा है यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद खैरसोन। रूस की सेना ने सबसे पहले अगर यूक्रेन के किसी बड़े शहर पर कब्जा किया था तो वो खैरसोन ही था। रूस ने मार्च की शुरुआत में ही वहां अपना झंडा फहरा दिया था। यूक्रेन की सेना भी खैरसोन को वापस पाने के लिए लगी हुई है। ऐसे में अब रूस वहां यूक्रेन के जवाबी वार से बचने का इंतजाम कर रहा है और लंबे ऑपरेशन की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आज सुबह सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने यहां से 3 से 4 आतंकवादियों को घेर लिया था, जिनकी तरफ से हुई फायरिंग के बाद मुठभेड़ चल रही थी। इलाके में अब भी 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, जिनके साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवादियों से मुठभेड़ लगातार जारी है और ऐसे में एक आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार बजट पेश करेगी।
आज योगी सरकार यूपी में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में योगी सरकार युवाओं और किसानों का बड़ा ऐलान कर सकती है। वहीं यूपी सरकार का ये बजट 6.1 लाख करोड़ के करीब होने का अनुमान है। दिल्ली में कोरोना के 424 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि करीब 500 मरीज ठीक हुए हैं। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट आज दोपहर 2 बजे मुख्य याचिका पर सुनवाई करेगी। इस दौरान हिंदू सेना भी ज्ञानवापी मामले में खुद को पक्षकार बनाने के लिए याचिका दे सकती है।